नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। उधर अनुवर्णा की दादी माँ अपने पुत्र दक्षा के पास जाती है। दक्षा अपने भव्य महल के ऊपर खड़े होकर अपने महल के मनमोहक सुंदरता को देख रहे थे और जैसे ही दक्षा अपनी माँ को देखा, उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, माँ जी आप यहाँ? दक्षा की माँ दक्षा को देखते हुए उनसे कहती है, हाँ पुत्र, हमें आपसे कुछ बातें करनी थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर आपको हमसे बात करनी थी तो आपने हमें ही बुला लिया होता, हम ही आ जाते आपके पास। चलो अच्छा, चलकर कक्ष में बैठकर आराम से बातें करते हैं। इतना कहते हुए दक्षा अपनी माँ को लेकर अपने कक्ष में चले जाते हैं। दक्षा अपनी माँ को कक्ष में ले जाकर उन्हें बैठाते हुए उनसे कहता है, कहिए माँ जी, क्या बात करनी है आपको? तब दक्षा की माँ अपने पुत्र दक्षा से कहती है, पुत्र मैं चाहती हूँ कि आप शीघ्र ही रीवा को यहाँ से पृथ्वी पर भेज दें। पर क्यों माँ? दक्षा बड़े ही आश्चर्य के साथ अपनी माँ से पूछते हैं। तब उनकी माँ जी कहती हैं, पुत्र दक्षा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रीवा भी यहाँ से जाकर अपने अपनों को उस रहस्यमय जंगल से ढूंढकर उनसे मिल सके। वह तो अपने पिता और भाई को ही ढूंढने आया था और रीवा के उस समय जंगल में आने के कारण ही हम सब आज एक साथ हैं। तब दक्षा अपनी माँ से कहते हैं, माँ जी मैं और निर्बंती तो सोच रहे थे कि अपनी पुत्री अनुवर्णा का विवाह रीवा से कर दे, क्योंकि रीवा का विवाह अगर अनुवर्णा से हो जाएगा तो रीवा कभी भी हमारी अनुवर्णा पर संकट नहीं आने देगा। और ये बात मैं अभी रीवा से पूछने ही जाने वाला था कि क्या वह हमारी बच्ची अनुवर्णा से विवाह करेगा। तब अनुवर्णा की दादी माँ अपने पुत्र दक्षा की ओर देखते हुए धीमी आवाज में उनसे कहती है, कोई लाभ नहीं होगा इस विषय में रीवा से बात करके। पर क्यों माँ? दक्षा ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। तब अनुवर्णा की दादी माँ उठते हुए दक्षा से कहती है, क्योंकि मैं रीवा से इसी विषय पर अभी बात करके आ रही हूँ। अनुवर्णा ने कल ही मुझसे कहा था कि वह रीवा के साथ पृथ्वी पर जाना चाहती है, और आज जब मैं अनुवर्णा के कक्ष में उससे मिलने गई थी तो उसने हमें बताया कि उसने रीवा से कहा था कि वह उससे प्रेम करती है और उसके साथ पृथ्वी पर उसकी मदद के लिए जाना चाहती है। पर रीवा ने अनुवर्णा से साफ मना कर दिया है कि वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अनुवर्णा ने मुझसे कहा कि वह अपने प्राण त्याग देगी। और जैसे ही दक्षा ने यह बात सुनी, उनके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई हो, और दक्षा ये बात सुनकर एकदम से वहीं पर बैठ जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, अगर हमारी पुत्री अनुवर्णा किसी कारणवश अपने प्राण त्याग दिए तो हमारा जीवित रहना ही व्यर्थ है। इतने वर्षों बाद तो हमें हमारी पुत्री हमें मिली है, और अब अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? एक अनुवर्णा ही तो है हमारे जीवित रहने का सहारा, और अगर उसे ही कुछ हो गया तो? ये सोचते हुए दक्षा अपनी माँ से कहते हैं, माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी पुत्री अनुवर्णा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर रीवा से बात करता हूँ। यह कहते हुए दक्षा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब उनकी माँ उन्हें समझाते हुए कहती है, पुत्र दक्षा, आप चिंतित ना हो, हमारी अनुवर्णा को कुछ नहीं होगा, हम बस उसे संभाल लेंगे। हमारी बच्ची अनुवर्णा बहुत ही समझदार है, वह हमारी भावनाओं को जरूर समझेगी और वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे कि हम सबको ठेस पहुंचे। दक्षा को समझाते हुए दक्षा की माँ की भी आंखें एकदम भर जाती हैं, पर वह अपने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं निकलने देती और वो सिर्फ दक्षा को ही समझा रही थी। तभी वहां निर्बंती आ जाती है और दक्षा के आंखों में आंसू देखकर वह घबरा जाती है, और वह तेज कदमों के साथ वो जल्दी से दक्षा के पास आ जाती है और उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनसे कहती है, महाराज क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? पर दक्षा ने निर्बंती को कोई जवाब नहीं दिया। तब निर्बंती माँ जी की ओर देखते हुए उनसे कहती है, माँ जी क्या हुआ है इन्हें, और इनकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले कितने खुश थे, क्या हुआ माँ जी? इन्हें आप तो कुछ बताइए। तब अनुवर्णा की दादी माँ अपनी बहू निर्बंती को वह सारी बातें बताती है जो उनसे अनुवर्णा और रीवा ने कही थी, और माँ जी की बातें सुनकर उसकी भी आंखें नम और वह उदासी चेहरे पर छा जाती है।
जो दक्षा और माँ जी के चेहरे पर छाई हुई थी। सब एकदम चुपचाप वहीं पर बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सबने जो एक सपना देखा था वह तो टूट कर बिखर चुका था, और उस सपने के टूट जाने के कारण वह सब भी एकदम टूट से गए थे। उधर रीवा अनवर्णा के कक्ष के पास पहुंच गया था। अनवर्णा के कक्ष का द्वार बंद था और द्वार के बाहर दो दासी खड़ी पहरा दे रही थी। रीवा द्वार के पास जाकर उन दासियों से कहता है, द्वार खोलिए, हमें अनवर्णा से मिलना है। पर वो दासियां अनवर्णा के कक्ष का द्वार खोलने से मना करते हुए रीवा से कहती हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राजकुमारी ने मना किया है। उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि कोई भी यहाँ पर द्वार नहीं खोलेगा। पर रीवा फिर उन दासियों से कहता है, आप द्वार खोलिए, हमें अनवर्णा से मिलना अति आवश्यक है। रीवा कई बार उन दासियों से द्वार खोलने को कहता है, पर वो दासियां उस द्वार को खोल ही नहीं रही थी। फिर रीवा द्वार को खुद ही खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो दासियां अपनी राजकुमारी के आदेश का पालन करते हुए द्वार के बीच में जाकर खड़ी हो जाती हैं। रीवा उनके सामने हाथ जोड़ रहा था कि वो इस द्वार को शीघ्र खोले, पर उन दासियों पर तो जैसे रीवा की किसी बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। काफी देर हो जाने पर रीवा को क्रोध आ जाता है और तेजी से उन दोनों दासियों को द्वार के सामने से बाहर तेजी से धकेलता है और द्वार को खोलकर जल्दी से अंदर चला जाता है और अंदर जाकर द्वार को अंदर से बंद कर लेता है और अंदर जाकर अनुवर्णा को आवाज लगाता है, अनुवर्णा आप कहाँ पर है? अनुवर्णा का कक्ष बहुत ही बड़ा था। रीवा इधर उधर देखता है, पर उसे अनुवर्णा कहीं नहीं दिखी और अनुवर्णा के ना दिखने पर एकदम घबरा जाता है। रीवा थोड़ा और आगे बढ़ता है। आगे पलंग पड़ा था, पर उस पलंग पर अनुवर्णा नहीं थी, और उस पलंग पर अनुवर्णा को ना देखकर रीवा और भी घबरा जाता है और कई बार तेज आवाज में अनुवर्णा को पुकारता है, अनुवर्णा आप कहाँ पर हैं? पर अनुवर्णा का कोई जवाब नहीं आया, जिससे रीवा और भी चिंतित हो जाता है और अपने मन में सोचता है, कहाँ गई अनुवर्णा? कहीं उसने सच में तो नहीं? यह सोचते हुए रीवा जल्दी कक्ष के सभी दिशाओं में जाकर देखता है कि अनुवर्णा कहाँ पर है। रीवा इधर उधर देख ही रहा था कि कक्ष के आखिरी छोर पर एक खिड़की के पास एकदम उदास और चुपचाप बैठी हुई है अनुवर्णा। रीवा अनुवर्णा के इस उदासी भरे चेहरे को देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने ऐसा क्यों अनुवर्णा से कहा कि अनुवर्णा इतनी उदास है? रीवा अनुवर्णा को देख रहा था, फिर भी वह कहता है, अनुवर्णा को आवाज लगाता है, अनुवर्णा आप कहाँ पर हैं? मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ। पर अनुवर्णा पर तो जैसे रीवा की इन आवाजों का कोई असर ही नहीं हो रहा था और वह अब भी खिड़की के पास बैठी बाहर की तरफ कुछ देख रही थी। अनुवर्णा के जवाब ना देने पर रीवा धीरे धीरे अनुवर्णा के पास पहुंच जाता है और जाकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। पर अनुवर्णा पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब भी अनुवर्णा वैसे ही बैठी थी। तब रीवा अपना हाथ अनुवर्णा के कंधे पर रखते हुए उससे कहता है, अनुवर्णा आप यहाँ पर बैठी हो, मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ। अनुवर्णा थोड़ी देर तो शांत रहती है, फिर धीमी आवाज में रीवा से कहती है, क्या है और आप यहाँ पर क्यों आए हो? इतना कहकर अनुवर्णा वहां से उठकर वहां से अपनी पलंग की ओर जाने लगती है। रीवा अनुवर्णा को जाता देख उससे कहता है, अनुवर्णा आप रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर अनुवर्णा नहीं रुकती। रीवा भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और बार बार अनुवर्णा को रुकने को कह रहा था। तब रीवा के बार बार कहने पर अनुवर्णा थोड़ा रुकती है और काफी तेज आवाज में कहती है, क्या कहना है आपको, जल्दी कहिए। अनुवर्णा के अंदर तो इस समय बस क्रोध ही भरा हुआ था। इतना कहते हुए अनुवर्णा जाकर अपने पलंग पर बैठ जाती है और रीवा भी जाकर अनुवर्णा के पास ही उसके पलंग पर बैठ जाता है। रीवा बैठते ही अनुवर्णा अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लेती है। रीवा अनुवर्णा के क्रोध भरे इस चेहरे को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब अनुवर्णा को कैसे बताए, क्योंकि रीवा भी अनुवर्णा की इस उदासी भरे चेहरे को अब और नहीं देख सकता था। तब रीवा अनुवर्णा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, क्या आप मुझसे नाराज हो अनुवर्णा, जो मुझसे बात नहीं कर रही हो? अनुवर्णा अपनी नजर दूसरी ओर घुमाए हुए ही रीवा से कहती है, मैं भला आपसे नाराज क्यों होंगी? और हाँ, आपको जो कहना है वह जल्दी से कहें, और आपको जहाँ से जाना भी तो है, मैंने दादी माँ से कह दिया है कि वो पिताजी से कहकर आपको शीघ्र ही यहाँ से पृथ्वी पर भेज दें। रीवा को पता था कि ये सब जो अनुवर्णा कह रही है वह सब क्रोध में ही कह रही है, इसलिए रीवा थोड़ा मुस्कुराता है
और मुस्कुराते हुए अनुवर्णा के चेहरे को अपने हाथों से अपनी ओर करते हुए उससे कहता है, क्यों आप हमारे साथ नहीं चलेंगी? और ये बात अनुवर्णा सुनते ही बड़े आश्चर्य से रीवा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगती है। तब रीवा अनुवर्णा की आश्चर्य भरी नजरों को देखकर उससे बड़े प्रेम से कहता है, अनुवर्णा क्या आप मेरे साथ पृथ्वी पर चलेंगी? तब अनुवर्णा धीमी आवाज में कहती है, अभी तो आपने कहा था कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। तब रीवा अनुवर्णा की आंखों में देखते हुए उससे कहता है, हाँ मैंने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं चल सकती हैं, पर मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे साथ चलें उस जंगल में, क्योंकि अब मैं आपको एक पल के लिए भी दुखी नहीं देख सकता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उस रहस्यमयी जंगल में आपको कोई परेशानी या किसी भी प्रकार की हानि हो। इसलिए उस समय आपको मना किया था हमारे साथ चलने से। और ये सब सोचकर ही मैंने आपको जवाब नहीं दिया था कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, पर मैं इस मायालोक में आने से पहले ही आपसे प्रेम करता था। अनुवर्णा फिर आश्चर्य भरी नजरों से रीवा की ओर देखने लगती है और रीवा की ये सब बातें सुनकर अनुवर्णा के चेहरे की सारी उदासी एक पल में प्यारी सी मुस्कान में बदल जाती है और मुस्कुराते हुए रीवा से कहती है, सच में रीवा आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, पर मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप यहाँ आने से पहले से मुझे कैसे प्रेम कर सकते हैं। तब रीवा अनुवर्णा को देखते हुए उससे कहता है, मैं जब अपने गांव में ही था तभी मैंने अपने सपने में आपको देखा था और आपकी ये अद्वितीय सुंदरता को देखकर अपने सपने में ही आपसे प्रेम करने लगा था। पर जब सुबह हुई और मेरी आंखें खुली और मेरी आंख खुलने के बाद ही मेरा सपना भी टूट गया था, क्योंकि आप जैसी सुंदर युवती को मैंने कभी देखा ही नहीं था। सिर्फ अपने दादा दादी जी से कहानियों में ही सुना करता था कि दूसरे लोगों की युवतियां बहुत ही सुंदर होती हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिसे मैंने अपने सपने में देखा था वह सच में मुझे कभी मिल जाएगी। पर जब मैंने अपने सपने में आपको देखा था उसके बाद से मेरी आंखों से एक पल के लिए भी आपकी ये सौंदर्य भरी सूरत कभी हट ही नहीं पाई। और जब मैं उस रहस्यमय जंगल से यहाँ आ पहुंचा और जब मैं अपने सामने मैंने आपको देखा तो मुझे तो लगा कि मैं फिर से वही सपना देख रहा हूँ। पर जब आपने बताया कि यह मायालोक है, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी मायालोक में हूँ और यह मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इसके आगे रीवा और भी कुछ कहने वाला था, पर तभी अनुवर्णा हंसते हुए रीवा से कहती है, अब बस भी करो रीवा, ये सब आप मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो और अब मैं बहुत खुश हूँ। अब आप मेरी सुंदरता की प्रशंसा करना बंद कीजिए। आज अनुवर्णा बहुत ज्यादा ही खुश थी और वह रीवा की कही गई बातों को सोच सोचकर काफी देर तक हंसे ही जा रही थी। रीवा अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा ये मेरा परिहास नहीं है, सच में मैंने आपको अपने गांव में सपने में देखा था। पर अनुवर्णा को रीवा की किसी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और वह सिर्फ हंसी ही जा रही थी। अनुवर्णा को खुश देखकर रीवा भी बहुत खुश था। तब रीवा अनुवर्णा को देखते हुए कहता है, अब बस भी कीजिए अनुवर्णा, मैं सच में कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। रीवा के बार बार कहने पर अनुवर्णा अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, अच्छा ठीक है रीवा, मैं मान लेती हूँ कि आपने मुझे अपने सपने में देखा, वो भी जब जब आप पृथ्वीलोक में थे, पर बिना मुझसे मिले आप मुझे अपने सपने में देख कैसे सकते हैं? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है अनुवर्णा, कि ना मैं यहाँ से पहले कभी आपको देखा है और ना ही आपका कोई चित्र ही मैंने देखा, तो फिर ये संभव कैसे हो सकता है? रीवा कहता है। तब अनुवर्णा थोड़ा मुस्कुराते हुए रीवा की ओर देखती है और उसे देखते हुए उससे कहती है, रीवा शायद आपका और हमारा पूर्व जन्मों से ही कोई नाता है। शायद इसी कारण आप यहाँ आ पहुंचे हैं, ताकि हम दोनों इस जन्म में भी एक हो सके। पर अब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दो। रीवा चलो पिताजी के पास शीघ्र चलते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि वह हमें शीघ्र ही पृथ्वी पर भेज दें, जिससे हम जल्दी से उस रहस्यमय जंगल में जाकर पिताजी और आपके भाई को ढूंढ सके। और मुझे दादी माँ से भी शीघ्र ही मिलना होगा, वह भी उदास होंगी। तभी अनुवर्णा जल्दी से रीवा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, रीवा आप जल्दी उठिए ना। और अनुवर्णा रीवा का हाथ पकड़े हुए ही अपने कक्ष से बाहर निकलती है और तेज कदमों के साथ अपने पिताजी के कक्ष की ओर चल देती है। रीवा अनुवर्णा के साथ चल तो रहा था, पर उसके मन को एक बात बहुत ही परेशान कर रही थी और अनुवर्णा रीवा से कुछ ना कुछ कहे जा रही थी, पर रीवा एकदम शांत था।
वह अनुवर्णा की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। रीवा तो बस यही सोच रहा था कि क्या अनुवर्णा के माता पिता उसे उसके साथ जाने के लिए मान जाएंगे। कितने वर्षों बाद तो वो अपनी बच्ची अनुवर्णा से मिले हैं, और क्या वो इतनी शीघ्र अनुवर्णा को अपने से दूर होने देंगे। क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बच्ची से इतने वर्षों के बाद मिलने के बाद उसे दोबारा अपने से एक पल के लिए भी दूर करना नहीं चाहेंगे। पर अनुवर्णा इस बात को समझ ही नहीं रही है। काफी देर तक रीवा के ना बोलने पर अनुवर्णा रीवा को देखते हुए कहती है, क्या हुआ रीवा, आप इतने शांत क्यों हो गए हो, और ये आप क्या सोच में खो गए हो। मैं कब से आपसे बातें किए जा रही हूँ, पर आपने हमारी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। तब रीवा अनुवर्णा को रुकने को कहता है और उसे देखते हुए उसे कहता है, अनुवर्णा, क्या आपके माता पिता आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर जाने देंगे, क्योंकि इतने वर्षों बाद उन्होंने आपको पाया है, और क्या वे आपको इतनी शीघ्र अपने से दूर जाता देख पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब आपके वृद्ध माता पिता को कोई भी दुख हो। तब अनुवर्णा कहती है, चाहती तो मैं भी नहीं कि उन्हें छोड़कर मैं कहीं जाऊं। मैंने भी तो आपसे कहा था कि अगर आप हमारे माता पिता को ढूंढने में हमारी मदद करोगे तो मैं भी आपके पिता और भाई को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। और जो आज मैं माता पिता के साथ हूँ वो आप ही के कारण तो हूँ। मुझे पता है मेरे माता और पिताजी आपके साथ जाने से हमें कभी भी मना नहीं करेंगे। इतना कहते हुए अनुवर्णा फिर रीवा को चलने को कहती है। धीरे धीरे अनुवर्णा और रीवा दोनों दक्षा के कक्ष के करीब ही पहुंचते जा रहे थे। उधर दक्षा और उनकी पत्नी और उनकी माँ जी इस बात को लेकर परेशान थे कि वो अनुवर्णा को कैसे संभालेंगे यहाँ से रीवा के जाने के बाद। दक्षा और निर्बंती अपनी पुत्री को लेकर बहुत ही चिंतित थे। तभी दक्षा की माँ उनसे कहती है, दक्षा, आप अब चिंतित ना हो, और आप जाकर रीवा यहाँ से शीघ्र पृथ्वी पर भेजने की तैयारी करो। हमारे लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है उसने, और अब हम उससे ये बात कहकर हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह नहीं चाहता है कि उसके साथ अनुवर्णा उसके साथ यहाँ से जाए तो। इसके आगे अनुवर्णा की दादी माँ कुछ और कहती, इससे पहले ही निर्बंती दक्षा की ओर देखते हुए धीमी आवाज में उनसे कहती है, एक बार आप रीवा से बात करके देखो, शायद रीवा मान जाए अपने साथ अनुवर्णा को ले जाने को। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी पुत्री को दुखी और उदास नहीं देख सकता हूँ। मैं अभी जाकर रीवा से बात करता हूँ, शायद वह मान ही जाए। यह कहते हुए दक्षा अपने कक्ष के द्वार की ओर बढ़ते हैं, पर दक्षा के द्वार तक पहुंचने से पहले ही उनके कक्ष का द्वार खुलता है, और द्वार के खुलते ही सबकी नज़र द्वार की तरफ ही जाती है। और द्वार खुलते ही उन सब ने जो देखा उसे देख सब एकदम अचंभित ही हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी वह अभी कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे वह अब उनके सामने था। क्योंकि उन सब ने देखा कि रीवा और अनुवर्णा एक साथ मुस्कुराते हुए कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सबके आश्चर्य से भर चेहरे को देखते हुए अनुवर्णा सबसे कहती है, क्या हुआ आप सबको, और आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो। तब अनुवर्णा की माँ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं पुत्री, हम सब तो आपके इस मुस्कुराते हुए चेहरे को ही देख रहे हैं, क्योंकि आपकी ये प्यारी सी हंसी को देखकर ही हमें खुशी मिलती है। तब अनुवर्णा अपने माता पिता के पास जाकर उनसे कहती है, पिताजी, आप रीवा को शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, और मुझे भी रीवा के साथ उसकी मदद के लिए यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। रीवा के कारण ही आज आप दोनों को मैं ढूंढ पाई हूँ, और अब मैं भी रीवा के पिता, भाई और उसके बचपन के मित्र को भी ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती हूँ, और मैं रीवा से प्रेम करती हूँ। तब दक्षा और निर्बंती अनुवर्णा की ये बातें सुनकर दोनों एक साथ ही अनुवर्णा से कहते हैं, क्या रीवा आपसे प्रेम करता है। तब रीवा ने हाँ में जवाब देते हुए रीवा की ओर देखती है। तब अनुवर्णा की दादी माँ रीवा के पास जाकर रीवा से कहती है, रीवा, क्या सच कह रही है अनुवर्णा, क्या आप भी उससे प्रेम करते हो। रीवा भी उन्हें हाँ में जवाब देते हुए अपना सर हिलाता है, और रीवा के इस हाँ पर उन सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। दक्षा जल्दी से आगे बढ़कर रीवा और अनुवर्णा को एक साथ गले लगा लेता है, और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। तब अनुवर्णा अपने पिता को संभालते हुए उनके आंसू को पहुंचते हुए कहती है, पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं। तब दक्षा रीवा और अनुवर्णा को देखते हुए कहते हैं, अनुवर्णा, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो हमारे खुशी के आंसू हैं। और निर्वंती भी आकर अनुवर्णा को अपने गले से लगा लेती है और उसे ढेर सारा प्रेम करती है। सब बहुत खुश थे।
दक्षा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज हमारे महल में उत्सव मनाया जाएगा इस खुशी में। मैं अभी जाकर आदेश देकर आता हूँ उत्सव की तैयारियां करने के लिए। आज वर्षों बाद आज हमारे महल में खुशियां फिर से गुजरेंगे। दक्षा वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं और जाकर अपने सभी दास दासियों को आदेश देते हुए उनसे कहते हैं, आज हमारे पूरे राजमहल को एक दुल्हन की तरह सजा दो। और अपने महाराज का आदेश पाते ही वहां के सभी दास दासी और उनके सभी सलाहकार शीघ्र ही उत्सव की तैयारी में लग जाते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरा राजमहल और पूरा राज्य एक दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो जाता है। और अब पूरे महल में सिर्फ सबकी हंसी ही हंसी गूंज रही थी। वहां के सभी निवासी बहुत ही खुश थे और महाराज दक्षा और नीरवंती ने अपने राज्य के सभी निवासियों को उपहार भेंट किए और बड़ी ही हंसी खुशी के साथ इस दिन को एक उत्सव की तरह मना रहे थे। अनुवर्णा और रीवा दोनों भी बहुत खुश थे और उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर दक्षा निर्वंती से कहते हैं, निर्वंती हम कल ही अपने कुल गुरु को बुलाकर रीवा और अनुवर्णा के विवाह की शुभ घड़ी को पूछकर शीघ्र ही दोनों का विवाह करा देंगे। तब निर्वंती दक्षा की ओर देखते हुए उनसे कहती है, महाराज कुल गुरु जी को बुलाने से पहले हमें इस विषय में रीवा से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है निर्वंती, आप जाकर रीवा और अनुवर्णा को अपने साथ लेकर अपने कक्ष में आओ। इतना कहकर दक्षा वहां से अपने कक्ष में चले जाते हैं। थोड़ी देर में निर्वंती और अनुवर्णा की दादी माँ रीवा और अनुवर्णा को लेकर दक्षा के कक्ष में जाते हैं। अनुवर्णा अपने पिताजी के कक्ष में जाकर उनसे कहती है, क्या हुआ पिताजी, आपने हमें अभी यहाँ क्यों बुलाया है? रीवा भी अनुवर्णा के पास ही खड़ा था। दक्षा रीवा की ओर देखते हुए कहते हैं, हमें रीवा से कुछ बात करनी थी। तब रीवा एक बार तो अनुवर्णा को देखता है, फिर दक्षा की ओर देखते हुए कहता है, मुझसे क्या बात करनी है आपको महाराज? तब दक्षा रीवा के पास जाकर उससे कहते हैं, रीवा बेटा, आप तो पहले मुझे ये महाराज जी कहना बंद कीजिए। आप मुझे पिताजी कहकर संबोधित किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपने जो हमारे लिए किया है उसको तो हम सब कभी भूल ही नहीं पाएंगे और ना ही उसके बदले हम आपको कुछ दे पाएंगे। पर हम सब ये चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री से विवाह करके हम सब पर ये एक उपकार और कर दो और मायालोक के राज सिंहासन पर बैठकर हमें इस भार से मुक्ति दे दो। तब रीवा दक्षा की ओर देखते हुए कहता है, पिताजी मैं अभी ना ही आपके राज सिंहासन पर बैठ सकता हूँ और ना ही मैं अनुवर्णा से अभी विवाह कर सकता हूँ। मुझे तो अब आप शीघ्र ही उस जंगल में भेज दीजिए ताकि मैं शीघ्र ही अपने पिता और भाई को ढूंढ सकूं। कहीं बहुत देर ना हो जाए। आप हमें जल्दी से यहाँ से वहीं भेज दीजिए जहाँ से मैं आया हूँ। ठीक है रीवा, हम आपसे इस विषय पर अब और बात नहीं करेंगे। आप पहले जाकर अपने परिवार को ढूंढ लो। पर एक विनती है हमारी आपसे, आप हमारी पुत्री अनुवर्णा को भी अपने साथ लेकर जाओ और इसको वो सारी खुशियाँ आप देना जो हम अपनी बच्ची को नहीं दे पाए। पर आप अपने परिवार को मिलने के बाद आप दोनों यहाँ पर वापस जरूर आना, हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। अब जाकर आप दोनों आराम करो, हम सुबह सूरज निकलते ही आप दोनों को पृथ्वी लोक पर भेज देंगे। दक्षा का चेहरा बहुत ही उदास था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि रीवा यहाँ से जाए और ना ही अनुवर्णा अब उनसे एक पल के लिए भी दूर हो। पर ना ही वह रीवा को रोक पा रहे थे और ना ही अपनी पुत्री अनुवर्णा को, क्योंकि अनुवर्णा की खुशी सिर्फ रीवा में थी। रीवा काफ़ी देर तक दक्षा की तरफ देखता रहता है और उनके उदास चेहरे को देखकर खुद परेशान हो जाता है क्योंकि रीवा दक्षा को अपने पिता के समान ही मानता था और जब से रीवा दक्षा से मिला था तब से ही दक्षा उसे अपने पुत्र जैसे ही प्रेम करता था और रीवा इसलिए दक्षा को अपने पिता ही मानता था। इसलिए दक्षा के चेहरे की इस उदासी को वह देख नहीं पा रहा था। ये सोचते हुए रीवा दक्षा के पास जाता है। दक्षा अपना सर झुकाए एकदम शांत बैठे हुए थे। रीवा दक्षा के पास जाकर उनसे कहता है, पिताजी आप चिंतित ना हो, हम अपने पिता और भाई को ढूंढकर उन्हें अपने दादा दादी जी से और अपनी माँ से मिलाने के बाद हम शीघ्र ही वापस मिलने आएंगे। पर दक्षा रीवा से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो तो सिर्फ रीवा के मासूम चेहरे को ही देख रहा था, पर उससे कुछ कहने के लिए दक्षा के मुख से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। रीवा दक्षा को समझाने के बाद कुछ देर में उससे बाहर निकल जाता है। दक्षा और निर्वंती दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तब अनुवर्णा ने अपने माता पिता के उदासी भरे चेहरे को देखते हुए उनसे कहती है, माँ पिताजी आप दोनों इतने उदास क्यों हो रहे हो? मैं शीघ्र आप दोनों के पास
वापस आ जाऊंगी और फिर आप दोनों को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। इतना कहते हुए अनुवर्णा थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे कहती है, दादी माँ, आप ही समझाओ माँ पिताजी को। अगर ये दोनों ऐसे ही उदास बैठे रहे तो मैं क्या इन्हें छोड़कर जा पाऊंगी? और रीवा ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है और आप दोनों को मुझे लाकर दिया है और उनसे हमारे मायालोक को राक्षसी शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त किया है। तो क्या मैं रीवा के लिए इतना नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ से उसके साथ जाकर क्या मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकती हूँ? रीवा भी तो अकेला ही है और अगर मैं उसके साथ रही तो शायद मैं उसका मार्ग कुछ आसान कर दूं। तब निर्मंती अपनी पुत्री अनुवर्णा के पास जाकर उसका माथा चूमते हुए उससे कहती है, कितनी समझदार हो गई है हमारी पुत्री। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है हमारी पुत्री। निर्मंती दक्षा की ओर देखते हुए कहती है। निर्मंती फिर अनुवर्णा के सर पर हाथ रखते हुए उससे कहती है, चलो आज मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से बनाए हुए भोजन को अपने हाथों से खिलाती हूँ। चलिए माँ जी, अनुवर्णा ने कहा। और निर्मंती जाती हुई दक्षा से कहती है, आप भी आइए महाराज, अब सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। क्या पता फिर ये पल कब आए। सब उससे निकलकर भोजन वाले कक्ष की ओर चल देते हैं। कक्ष के बाहर जाने के बाद अनुवर्णा कहती है, आप सब जाइए, मैं रीवा को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है पुत्री, पर शीघ्र ही वापिस आना। निर्मंती और अनुवर्णा की दादी माँ ने अनुवर्णा को देखते हुए कहा। अनुवर्णा रीवा को बुलाने के लिए उसके कक्ष में जाती है और रीवा के कक्ष में जाकर रीवा को देखती है, पर उसे वहां रीवा नहीं दिख रहा था। रीवा के ना दिखने पर अनुवर्णा रीवा को कई बार आवाज लगाती है, पर वहां पर रीवा का कोई जवाब नहीं आया और रीवा का कोई जवाब ना आने पर अनुवर्णा शीघ्र ही उस कक्ष से बाहर निकलती है और बाहर जाकर चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे आसपास भी रीवा कहीं नहीं दिख रहा था। तब अनुवर्णा ने वहां खड़े राजमहल के राक्षसों से पूछती है, क्या आप लोगों ने रीवा को यहाँ कहीं आसपास देखा है? तब वहां खड़े दोनों रक्षकों ने एक साथ ही कहा, नहीं राजकुमारी जी, हमने अभी रीवा जी को यहाँ नहीं देखा। वह तो अपने कक्ष में सुबह से ही लौट कर नहीं आए हैं। अनुवर्णा वहीं खड़ी होकर सोचने लगती है, रीवा इतनी जल्दी कहाँ चले गए? पिताजी ने तो रीवा से कहा था कि वह अपने कक्ष में जाकर आराम करें, पर रीवा तो यहाँ आया ही नहीं। आखिर कहाँ गए होंगे रीवा? तभी अचानक से अनुवर्णा को कुछ याद आया और वह महल से नीचे की तरफ तेजी से बढ़ती है और अनुवर्णा ने नीचे जाकर देखा कि रीवा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ और उसके पास ही मंजीवान भी बैठा हुआ उससे कुछ बातें कर रहा है। अनुवर्णा फिर काफी तेज कदमों के साथ रीवा की तरफ बढ़ती है और अनुवर्णा रीवा के पास पहुंचकर खड़ी हो जाती है और रीवा को देखते हुए उससे कहती है, रीवा आप यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं आपको बुलाने आपके कक्ष में गई थी, पर जब आप अपने कक्ष में नहीं दिखे तो मैंने सोचा शायद आप नीचे मंजीवान से मिलने गए होंगे, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। रीवा बातें सुनकर उससे कहता है, क्यों आप मुझे क्यों बुलाने मेरे कक्ष में गई थी? थोड़ी देर पहले मैं आपके सबके साथ ही तो था। वह मैं आपको भोजन के लिए बुलाने गई थी। माँ ने कहा है कि यहाँ से जाने से पहले हमें एक बार अपने हाथों से भोजन खिलाना चाहती है और आपको भी भोजन के लिए शीघ्र ही बुलाया है। इतना कहते हुए अनुवर्णा मंजीवान की ओर देखते हुए उससे कहती है, मंजीवान, आपने जो भी हमारे लिए किया है हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने तो अपने माता पिता को पा लिया है, अब आप भी जाकर अपने परिवार के साथ खुशी से रहो और मैं और रीवा भी यहाँ से कल उस रहस्यमय जंगल में रीवा के पिता और भाई को ढूंढने जाएंगे ताकि रीवा भी शीघ्र अपने परिवार से मिल सके। अनुवर्णा की यह बात सुनकर मंजीवान आश्चर्य भरी नजरों से रीवा की ओर देखते हुए उससे कहता है, रीवा, ये अनुवर्णा क्या कह रही है? आप कल यहाँ से जा रहे हो और आपने एक बार भी हमसे नहीं कहा कि आप कल यहाँ से जा रहे हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, पर आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आप कल यहाँ से जा रहे हो। रीवा चुपचाप बैठा मंजीवान की बातें सुन रहा था। रीवा के कुछ ना बोलने पर मंजीवान फिर रीवा से कहता है, रीवा, आप इतने चुप क्यों हुए और आप मेरी किसी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो और क्यों नहीं बताया आपने यहाँ से जाने के बारे में? तब रीवा काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहता है, क्या बताता मैं मंजीवान, आपसे यही कि मैं कल जा रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ चल दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ उस रहस्यमयी जंगल में जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मदद करे।
रीवा की यह बातें सुनकर मंजीवान और अनवर्णा एकदम शांत हो जाते हैं। पर इतना कहने के बाद रीवा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मंजीवान रीवा की आंखों से आंसू निकलते देख मंजीवान धीमी आवाज में कहता है, रीवा आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमें आप पर इस तरह अपना हक नहीं जताना चाहिए था। पर मुझे लग रहा था कि शायद आप मुझे अपना मित्र मानते हो। पर मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं एक पंछी हूँ और आप एक मानव। एक पंछी और मानव के बीच भला मित्रता कैसे हो सकती है? इतना कहकर मंजीवान चुपचाप जाकर एक डाल पर बैठ जाता है। तब अनुवर्णा रीवा से धीमी आवाज में कहती है, रीवा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो और आपको ऐसे मंजीवान से बात नहीं करनी चाहिए थी। तब रीवा कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कुछ भी हो और मेरे कारण कोई भी अपने परिवार से दूर रहे। क्योंकि मुझे पता है अपनों से दूर रहने की पीड़ा क्या होती है। कितना प्यार करते थे मेरे दादा दादी और मेरी माँ मुझसे। उनसे दूर रहकर जितनी पीड़ा मुझे हो रही है उससे कहीं अधिक पीड़ा उनको हो रही होगी। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे दादा दादी और मेरी माँ। और इसी तरह अनुवर्णा आपके माता पिता और दादी माँ को पीड़ा हो रही होगी सिर्फ आपके यहाँ से जाने की बात को सुनकर। इसी तरह मंजीवान के परिवार को जब पता चलेगा कि मंजीवान उनसे दूर पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं तो उन सबको कितनी पीड़ा होगी, इसके बारे में सोचा है आप सबने? मैं भी इतने दिनों तक आप सबके साथ रहकर अब आपसे दूर रह नहीं पाऊंगा। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई अपने अपनों से दूर हो। मंजीवान चुपचाप डाल पर बैठा इधर देख रहा था। पर मंजीवान पर रीवा की किसी भी बातों का जैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। वह रीवा के पास से उड़कर उस डाल पर बैठ तो गया था और उसके मन में अब भी यही चल रहा था कि रीवा चाहे जो कहे, पर मैं रीवा के साथ पृथ्वी लोक पर उसकी मदद के लिए जरूर जाऊंगा। थोड़ी देर में जब रीवा का मन थोड़ा शांत होता है तब वह सोचता है, शायद जो मैंने अभी मंजीवान को कहा है वह गलत है। मुझे मंजीवान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मंजीवान के कारण ही मैं उस विषैले शस्त्र के विष की मूर्छा से ठीक हो पाया था। अगर मंजीवान संजीरा को सही समय में अपने साथ लेकर मेरे पास ना आया होता तो शायद आज मैं जीवित ही नहीं होता। ये सब सोचते हुए ही रीवा मंजीवान की ओर देखता है। क्या रीवा मंजीवान को भी अपने साथ उस रहस्यमय जंगल में ले जाएगा? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।